हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है डिफ्यूजन। ठीक है, अब आप जानते हैं आईसी फैब्रिकेशन में 5वें नंबर का स्टेप जो हमारा होता है एचिंग के बाद, वो हमारा होता है डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन किस तरीके से करते हैं वो समझ लेते हैं। ठीक है, हाँ, तो डिफ्यूजन करने के दो तरीके हैं हमारे पास। एक हमारा स्टेप जो है, एक तरीका हमारा जो है वो है थर्मल डिफ्यूजन, और दूसरा तरीका जो हमारा है वो है आयन इम्प्लांटेशन। दोनों के अपने अपने कुछ खामियां हैं, कुछ फ़ायदे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो करेंगे थर्मल डिफ्यूजन की, फिर हम बात करेंगे आयन इम्प्लांटेशन की। तो थर्मल डिफ्यूजन जैसे कि नाम देखने में ही लग रहा है, इसमें थर्मल आ गया। थर्मल आ गया मतलब हीट का यूज़ ज़रूर होगा। ठीक है, जबकि आयन इम्प्लांटेशन रूम टेम्परेचर पे ही हो जाता है। ठीक है, अब इसमें थर्मल डिफ्यूजन कर रहे हैं तो कितने डिग्री की हीट देनी है, कैसे होता है थर्मल डिफ्यूजन। थर्मल डिफ्यूजन एक नॉर्मल डिफ्यूजन है कि अगर कोई भी हाई कंसनट्रेशन की चीज़, ठीक है, कोई भी हो, कुछ भी हो, अगर वो हाई कंसनट्रेशन पे है अभी और उसके सामने कहीं लो कंसनट्रेशन का जाने का उसे दिखे, ऑप्शन दिखे, तो वो जल्दी से फ्लो हो जाएगा। ठीक है, तो डिफ्यूजन सिंपली ये होता है कि आपका किसी भी चीज़ का ट्रांसफ़र होना हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे भी बिल्कुल वैसे ही होने वाला है। आपका ट्रांसफ़र होगा आयंस का हाई कंसनट्रेशन से, जो भी आप कंसनट्रेशन ऊपर से डालोगे, ठीक है, अगर नीचे उसकी कंसनट्रेशन कम है जिस पे भी आप डाल रहे हो, तो वो उस पर जल्दी ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक है, जल्दी तो नहीं होता है, प्रोसेस लंबा होता है, पर ट्रांसफ़र ज़रूर होगा। ठीक है, तो कैसे ट्रांसफ़र होता है वो एक पूरा इसका एपरेटस है, तो वो देख लेते हैं वो एपरेटस कैसे है, कैसे उसके अंदर उसका अरेंजमेंट के अंदर क्या क्या कौन सी चीज़ें होती हैं, वो सब हम देखेंगे थर्मल डिफ्यूजन में कि किस तरीके से उसमें डिफ्यूजन होता है। ठीक है, हाँ, तो अब हम देखते हैं थर्मल डिफ्यूजन का पूरा एपरेटस किस तरीके से है। पूरा उसका अरेंजमेंट इस तरीके से रहेगा, ये आपका पूरा थर्मल डिफ्यूजन का अरेंजमेंट है। ठीक है, ये साइड में मैंने एक और डायग्राम बना रखा है कि किस तरीके से उसमें डिफ्यूजन होता है। ठीक है, तो हम पूरे थर्मल डिफ्यूजन को दो पार्ट्स में बांट सकते हैं। उसके दो पार्ट्स जो हैं, पहला आपका होता है डिपोजिशन स्टेप। ठीक है, आपका पहला स्टेप है डिपोजिशन, दो स्टेप में बांट सकते हैं उसे, और दूसरा होता है ड्राइव इन। ठीक है, इन दोनों स्टेप्स में पूरा आपका थर्मल डिफ्यूजन हो जाता है। ठीक है, अभी होता क्या है, जैसे कि नाम है डिपोजिशन स्टेप्स, तो डिपोजिशन स्टेप जब नाम है उसका, तो उसमें क्या होगा कि आप ऊपर से जो भी इम्प्योरिटीज़ आपको डालनी है वो डिपॉजिट कराओगे। ठीक है, किस पे, सिलिकॉन वेफर पे, जहाँ पे भी आपका मास्क नहीं है, SiO2 वाला मास्क नहीं है, वहाँ पे ये डिफ्यूज़ होगा। बाकी जगह पे डिफ्यूज़ हो नहीं सकता क्योंकि वहाँ पे SiO2 होने नहीं देगा। तो आपने यहाँ पे ऊपर से इम्प्योरिटी आइटम्स डाले हैं जो भी, वो अंदर जैसे ही इसके सरफेस पे जाएंगे, तो इसके सरफेस पे जाते ही वो अंदर डिफ्यूज़ होना शुरू हो जाएंगे। तो उस स्टेप को बोलते हैं डिपोजिशन स्टेप। पर ये इतना आराम से हो नहीं सकता कि नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे आप करने लगे 25 डिग्री सेल्सियस या 30 डिग्री सेल्सियस, तो उस पर नहीं होगा, क्योंकि उतने कम टेम्परेचर पे जो अंदर आपका सिलिकॉन वेफर है, जो आपका P टाइप का अंदर था, जिसमें आप N टाइप बनाना चाह रहे हो, N टाइप का वेल बनाना चाह रहे हो, तो वो जो सिलिकॉन है उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं बहुत मतलब कॉम्पैक्ट है, मतलब आपस में काफ़ी अटैच्ड है। तो मुझे सबसे पहले उनको थोड़ा दूर करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं वो नहीं करूँगा और 25 डिग्री या 30 डिग्री सेल्सियस पे ये आपका डिफ्यूजन करना चाहूँगा, तो ये प्रोसेस इतनी स्लो होगी कि आप 4-5 दिन बाद भी देखोगे तो आपको लगेगा अभी भी कुछ डिपॉजिट अंदर हुआ नहीं है, अंदर डिफ्यूजन आपका हुआ नहीं है। ठीक है, आपको लगेगा सारी की सारी इम्प्योरिटी सरफेस पे ही है, अंदर कुछ जा नहीं रहा है, डिफ्यूज़ नहीं हो पा रहा। तो डिफ्यूजन प्रोसेस को थोड़ा जल्दी करने के लिए, शॉर्ट टाइम में करने के लिए, हमें यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाना पड़ता है, जिसके लिए हमें, इसीलिए इसका नाम पड़ता है थर्मल डिफ्यूजन। हीट देनी पड़ती है 1000 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, आपको 1000 डिग्री सेल्सियस देना होता है, तब जाके ये डिफ्यूज़ होते हैं, और थोड़ा कुछ घंटे में ये डिफ्यूज़ काफ़ी हद तक हो जाते हैं। ठीक है, पर हम ज़्यादा दिनों तक रुक नहीं सकते हैं, इसलिए हम थर्मल डिफ्यूजन करते हैं, हीट पे करते हैं काम। तो हीटिंग जब हम देते हैं तभी अंदर डिफ्यूज़ होना शुरू होता है। इसलिए हमने यहाँ पे जो एपरेटस बनाया है, वहाँ पे आपका ये इलेक्ट्रिक फर्नेस, मैंने इलेक्ट्रिक यहाँ लिखा है, फर्नेस यहाँ लिखा है, पर इसका मतलब ये नहीं दोनों अलग हैं, दोनों एक ही हैं। ठीक है, ये दोनों आपके इलेक्ट्रिक फर्नेस यूज़ हो रहे हैं, ये आपकी हीटिंग प्रोवाइड करेंगे इस पूरे चैम्बर में, इस पूरे आपके एपरेटस में। और ये जो पूरी की पूरी ट्यूब है, ये जो आप ट्यूब का अरेंजमेंट देख रहे हो, ये पूरी ट्यूब जो है इसका नाम है क्वार्ट्ज ट्यूब। क्वार्ट्ज ट्यूब, क्वार्ट्ज ट्यूब मतलब SiO2 ही क्वार्ट्ज होता है। SiO2 का इस्तेमाल इसलिए करा गया है क्योंकि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, SiO2 तो है ही, साथ में और भी कुछ इम्प्योरिटीज़ होती है इसमें। ठीक है, बाकी कुछ कॉम्बिनेशंस और भी होते हैं। तो ये जो क्वार्ट्ज ट्यूब आपकी जो होती है, इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, मतलब कि इतने कम टेम्परेचर में, मतलब 1000 डिग्री सेल्सियस या 1200 डिग्री सेल्सियस अगर मैं देता हूँ, उतना हाई टेम्परेचर अगर मैं देता हूँ, तो इस ट्यूब को ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है, ये मेल्ट नहीं होती है।
ठीक है, मतलब इसके जो ओरिएंटेशन है, जिस तरह से इसका लुक है, वो बदलता नहीं है कि कहीं से पिघल गया, कहीं से मेल्ट हो गया और कहीं से उसका टेढ़ा मेढ़ा इसका स्ट्रक्चर हो गया, ये भी नहीं होता। मतलब इसे बार बार यूज़ भी कर सकते हो, ठीक है। ये एक बार की यूज़ के लिए नहीं, रीयूजेबल है, तो आप इसे बार बार यूज़ भी कर सकते हो क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, तो इसमें ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं आते हैं, तो इसलिए हम क्वार्ट्ज ट्यूब का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। किससे बनी होती है? SiO2 और एक दो इम्प्योरिटीज़ और भी होती हैं दूसरे एलिमेंट्स की। अब यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रिक फर्नेस का इस्तेमाल क्यों करा वो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि डिफ्यूजन जल्दी कराने के लिए, बहुत डिले ना हो जाए, बहुत दिन ना लग जाए, ठीक है। क्योंकि वो जो ऊपर से इम्प्योरिटी आ रही है उसको अंदर स्पेस चाहिए जाने के लिए, पर अगर वो क्लोजली पैक्ड होंगे तो उसको स्पेस मिलेगा नहीं, तो ठीक से डिफ्यूज़ हो नहीं पाएगा, जल्दी हो नहीं पाएगा। तो जल्दी कराने के लिए हमें थर्मल यहाँ पे हीट देनी पड़ती है, तब जाके डिफ्यूज़ होते हैं, ठीक है। अब डिपोजिशन स्टेप में आपने ये कर दिया 1000 डिग्री सेल्सियस पे। अब 1000 डिग्री सेल्सियस में आपने डिपॉजिट करने के बाद अब चाहते हो कि फर्दर डिफ्यूजन ना हो, आप चाहते हो कि यहाँ पे जो भी डिफ्यूजन हो गया, एक बार इसके सरफेस पे जो भी आ गए, एक बार इसके सरफेस पे जो भी आ चुके हैं, अब वो अंदर जाके डिफ्यूज़ हो जाएंगे। अब वो टाइम ले सकते हैं, हो सकता है डिफ्यूजन होने में टाइम लगे, पर इतने में आप नहीं चाहते कि कोई और इम्प्योरिटी अंदर आ जाए, या फिर आप ये भी नहीं चाहते कि जितना आप चाहते थे डोज देना अंदर बस उतनी जाए, उससे ज़्यादा ना जाए। तो आप चाहते हो कि यहाँ पे कुछ कवरिंग आ जाए, ठीक है। यहाँ पे कुछ कवरिंग ऐसी आ जाए जो कि फर्दर किसी कंटेमिनेंट्स को साथ में घुसने ना दे, गलती से वो ना, क्योंकि ये खुला नहीं छोड़ सकते हम काफ़ी देर तक। इसलिए आपने एक बार जब एन टाइप की इम्प्योरिटीज़ जो भी आपको डालनी थी डाल दी, जो भी आपको डोपेंट डालना था डाल दिया, उसके बाद आप चाहते हो इसकी कवरिंग हो जाए, एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाए, ताकि जो आपका आयन या जो भी एटम अंदर गया है वो गलती से या तो बाहर ना आ जाए, जो अंदर चला गया वो बाहर ना निकल जाए। क्योंकि आप इतनी हीट दोगे 1000 डिग्री सेल्सियस, तो वो जो आपका एटम अंदर गया है उसको थोड़ी बहुत एनर्जी मिल सकती है कि कुछ कुछ ऐसे हो सकते हैं इनमें से बाहर भी आ जाए, तो आपका जो डिफ्यूजन अंदर हुआ है वो डिफ्यूजन आउट ना हो जाए, ठीक है। डिफ्यूजन इन की जगह डिफ्यूजन आउट ना होने लग जाए, इसलिए SiO2 की लेयर चाहिए होती है। तो SiO2 की लेयर मतलब एक प्रोटेक्टिव लेयर चाहिए होती है, तो उसे देने के लिए हमें क्या करना होता है कि जो सिलिकॉन इसी का इस्तेमाल होता है, इसी वेफ़र का, ये जो मैंने वेफ़र रखे इन्हीं वेफर्स का आपका सिलिकॉन इस्तेमाल होता है, और ऑक्सीजन हम सप्लाई कर देते हैं। तो होता है क्या कि यहाँ पे SiO2 की लेयर बन जाती है। इसका सिर्फ ये काम है SiO2 का कि फर्दर डिफ्यूजन अंदर ना हो, जितना देना था और लिमिट चलेगी अंदर, जितना आपको डोसेज देना था दे दिया, और जो अंदर चला गया वो बाहर ना आ जाए। तो हमें एक SiO2 की लेयर भी लगानी होती है, ठीक है। वो होता है हमारा ड्राइव इन स्टेप में, ठीक है। ड्राइव इन स्टेप में हम क्या करते हैं कि सबसे पहले एक तो इम्प्योरिटीज़ की सप्लाई को रोक देते हैं, ठीक है। ऊपर से जो भी इम्प्योरिटीज़ हम फेंक रहे हैं उनको रोक, मतलब सोर्स जो होता है सोर्स को बंद कर दिया। साथ ही साथ बंद करते करते हम ये भी कर देते हैं कि एक SiO2 की लेयर क्रिएट कर देते हैं ताकि एक्स्ट्रा कोई अंदर जा ना सके, ठीक है। बंद तो आपने कर दिया पर कुछ नीचे आ रहे होते हैं तो वो आ ना सके, और दूसरा जो अंदर आ चुके हैं वो बाहर ना आ जाए। तो एक इंसुलेटिंग लेयर चाहिए होती है। तो इंसुलेटिंग लेयर के लिए हमें SiO2 लेयर बनाना होता है। SiO2 लेयर बनाने के लिए सिंपल क्या करते हैं, सिलिकॉन तो इसी वेफर का इस्तेमाल कर लेते हैं और O2 हम सप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे एक O2 की सप्लाई भी दे रखी है, ये भी यहाँ से यूज़ करते हैं। पर होता क्या है कि SiO2 की जो लेयर है वो 1000 डिग्री सेल्सियस में नहीं बनती है, उसे थोड़ा टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए होता है, 1200 डिग्री सेल्सियस। तो होता क्या है कि 1000 डिग्री सेल्सियस पे तो आपने इलेक्ट्रिक फर्नेस को गर्म करके डिपोजिशन वाला स्टेप कर लिया कि मतलब आपके एटम्स को डिफ्यूज़ करना शुरू कर दिया। पर उसके बाद अगर आपको SiO2 की लेयर बनानी है तो जैसे ही आप सोर्स को बंद करेंगे और SiO2 की लेयर बनाना चाहते हैं तो ऑक्सीजन की सप्लाई मैं यहाँ से दूंगा। तो उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर को 1000 से 1200 डिग्री सेल्सियस पे लेके जाना पड़ेगा ताकि आपकी SiO2 की लेयर बन सके, ठीक है। ताकि फर्दर कोई अंदर ना आ सके, ना तो अंदर से कोई बाहर जा सके, ठीक है। तो इसलिए आपको ड्राइव इन स्टेप में जो करना होता है, सबसे पहले सोर्स को बंद करना होता है। सोर्स को बंद कर दो, कट आउट कर दो, टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दो, कहाँ तक, 1200 डिग्री सेल्सियस तक। और जैसे आपने 1200 डिग्री सेल्सियस पे कर दिया तो ऑक्सीजन की सप्लाई O2 सप्लाई कर दो। तो O2 जैसे आप सप्लाई करेंगे तो आपकी SiO2 की लेयर बन जाएगी, तो फर्दर डिफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपका डिपोजिशन होता है, दूसरा आपका ड्राइव इन होता है। ये दो स्टेप होते हैं आपके थर्मल डिफ्यूजन में, ठीक है। दैट्स इट। अब यहाँ पे भी थोड़ा देख लेते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ और देख लेते हैं यहाँ पे जाने से पहले कि यहाँ पे अगर आप ध्यान देखेंगे तो डिफ्यूजन जो है, ध्यान से देखेंगे, डिफ्यूजन नीचे की तरफ थोड़ा कम हुआ है, ऊपर की तरफ ज़्यादा हुआ है, ठीक है। क्योंकि इन एटम्स के पास इतनी एनर्जी नहीं है कि बहुत नीचे तक जा सके, ठीक है। तो ये जो डिफ्यूज़ हुए हैं ये सरफेस के पास आपको सबसे ज़्यादा मिलेंगे, जहाँ पे डिफ्यूजन हो रहा था ये सरफेस के पास सबसे ज़्यादा मिलेंगे। कुछ ही ऐसे होंगे जो नीचे तक चले जाएँ, ठीक है। बहुत कम होते हैं जो नीचे तक भी जा सके। और साथ ही साथ इनका जो डिफ्यूजन हुआ है वो स्ट्रेट वर्टिकल तो हुआ ही है, साथ में लेटरल भी हुआ है,
ठीक है, क्योंकि इनके पास कोई ऐसा डिफाइंड डायरेक्शन नहीं होती है, आपने बस ऊपर से छोड़ा, ये अंदर जाके कहीं पे भी डिफ्यूज़ हो सकते हैं, नीचे भी जा सकते हैं, साइड दाएं बाएं भी जा सकते हैं, ठीक है, पर जाएंगे अंदर ही, ठीक है। तो इनके पास कोई आपने एनर्जी दी नहीं है कि भैया आपको स्ट्रेट जाना है जैसे बीम की तरह, तो कोई आपने एनर्जी दे नहीं रखी है, तो ये अंदर जाके डिफ्यूज़ कहीं पे भी हो सकते हैं, लेफ्ट राइट डाउन, ठीक है। हो सकता है कुछ बाहर भी आ जाए वापस से, ऐसा भी हो सकता है, कई बार उनके अंदर एनर्जी आ जाती है कि वो बाहर चले जाते हैं, ठीक है, डिफ्यूज़ आउट भी हो जाते हैं। तो इस तरीके से आपके जो मूवमेंट है ये इस तरह से फैलाव इसमें रहता है। तो कुछ जो हम देखते थे, हमें कट टू कट चाहिए होता है नॉर्मली, कि चाहते थे कि बिल्कुल ऐसा ऐसा सा कुछ बने, वो ऐसा होता नहीं एक्चुअली में, वो थोड़ा बहुत फैल जाता है थर्मल डिफ्यूजन के केस में, ठीक है। और यही चीज़ हम ज़्यादा बेटर कर पाते हैं आयन इम्प्लांटेशन में, कि जो इतना फैलाव हो गया है, ये लेटरल मूवमेंट हो गए हैं आपके आयंस के, वो कम हो जाए, ठीक है। लेटरल कम हो और वर्टिकल ज़्यादा हो, वो उस पर अगर मुझे ज़्यादा फोकस करना है तो मैं आयन इम्प्लांटेशन में चले जाता हूँ, पर थर्मल डिफ्यूजन में ये दिक्कत आती है, ठीक है। सरफेस के पास सबसे ज़्यादा आपको आयंस मिलेंगे, सरफेस से दूर धीरे धीरे करके कम हो जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से आपको ये दिखता है। साथ ही साथ अब यहाँ पे देख लेते हैं यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या काम हो रहा है एक्चुअली में, वो यही हो रहा है जो मैंने आपको यहाँ पे समझाया है। अब यहाँ पे O2 की सप्लाई अभी नहीं दी जाती, O2 अभी नहीं दिया जाता, सबसे पहले आपको डिपोजिशन करना है। तो ये जो आपने लिक्विड पार्टिकल देख रहे हो, ये लिक्विड जो भी सोर्स देख रहे हो, इसी में हमारा जो भी डोपेंट होता है वो होता है, ठीक है। POCl3 की फॉर्म में हमारा फॉस्फोरस होता है, ठीक है, क्योंकि आपका सिंगल फॉस्फोरस सॉलिड फॉर्म में होता है। आपका थर्मल डिफ्यूजन 3 तरीके से की जा सकते हैं, सॉलिड सोर्स हो, जब आपका लिक्विड सोर्स हो, गैशियस सोर्स हो, पर ज़्यादा प्रेफर किया जाता है लिक्विड सोर्स को, ठीक है, क्योंकि सॉलिड में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, गैस वाले में गैसेस को कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। आपका सोर्स अगर गैस होगा तो उसे कंट्रोल करना और मुश्किल होगा, तो यहाँ पे लिक्विड सोर्स लिया गया है, वो ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। आपका ये आपका POCl3 है जिसमें फॉस्फोरस भी है, ठीक है, और हमें फॉस्फोरस से मतलब है मेनली। अब यहाँ पे आपने N2 का इस्तेमाल किस लिए करा है, N2 हमारा जस्ट एक कैरियर गैस है, क्योंकि अब होता क्या है, हम इसे थोड़ा सा हीट करते हैं तो ये जो आपका जब लिक्विड फॉर्म दिख रहा है ये वेपर में जाएगा, स्टीम फॉर्म में, प्रॉपर गैस नहीं होगा, स्टीम फॉर्म में होगा। तो होता है क्या, उनमें ट्रैवल करने की इतनी क्षमता नहीं होती कि एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर सके ईजिली, पर N2 एक ऐसी गैस होती है जो एज अ कैरियर गैस ली जाती है, जो कि अंदर एक विंड का काम करती है, हवा का, ठीक है, हवा का काम करती है, जो क्या करेगी, जो भी यहाँ से वेपर निकलेंगे ये N2 उसको अपने साथ लेके जाएगी, ठीक है। N2 एक तरह से पुश करेगी उन्हें उस तरफ, क्योंकि N2 में ट्रैवल करने की क्षमता होती है, पर इन गैसेस में नहीं होती। तो N2 जो है वो उसे ट्रैवल करेगी, जो भी POCl3 का जो भी वेपर फॉर्म बनेगा उसको यहाँ से शिफ्ट करने की कोशिश करेगी। अब यहाँ से जब अभी O2 बंद है, O2 की सप्लाई अभी नहीं कर रहे क्योंकि अभी डिपोजिशन चल रहा है, तो यहाँ से, और यहाँ पे टेम्परेचर हमने 1000 डिग्री सेल्सियस रखा हुआ है, तो N2 इसे पुश करेगी इधर की तरफ। यहाँ पे जो सिलिकॉन वेफर्स हैं इनके ऊपर आपका ये जो फॉस्फोरस है वो आके अटैच होना शुरू हो जाएगा। OCl3 और N2 इसलिए नहीं होंगे क्योंकि उनका एफिनिटी नहीं है सिलिकॉन के लिए इतना, पर फिर भी उनकी इम्प्योरिटीज़ आ सकती हैं, उनकी इम्प्योरिटीज़ भी यहाँ पे डिपॉजिट हो सकती हैं, जो कि हमारे डिवाइस के लिए अच्छा नहीं रहेगा, वो कम से कम होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर इम्प्योरिटीज़ ज़्यादा आएंगी तो आपके रीडिंग्स गलत आएंगी, करंट वोल्टेज जो आप चाहते थे उस लेवल का नहीं मिलेगा, मोबिलिटी कम हो जाएगी, करंट कम हो जाएगा, ठीक है, तो वो आप नहीं चाहते। पर हो जाता है थर्मल डिफ्यूजन में कि आपका फॉस्फोरस तो अटैच हो जाता है, ज़्यादातर वही होंगे, पर कुछ कुछ इम्प्योरिटी O या Cl3 की भी आ सकती हैं। साथ ही साथ N2 जो होता है वो सिर्फ इनको कैरियर की तरह होता है, कैरियर गैस, कि जैसे ये मैसेज है, मैसेज को यहाँ लेके जाएंगे और ये एज ए कैरियर है, ठीक है। अब ये कैरियर आके यहाँ पे इनको छोड़ देगा और यहीं से ये जो वेंट है, ये जो मैंने यहाँ से सर्कल बना रखा है, ये मेरा वेंटिलेटर है। इस वेंट से जो मेरे लिए यूज़फुल गैसेस नहीं है, मतलब जो कि मुझे नहीं चाहिए था वेफर में, वो सारी की सारी यहाँ से बाहर निकल जाएगी इस वेंट से, ठीक है। तो N2 का काम ये रहता है कि सबको लेके आना, और साथ ही साथ जो बच्चों में आपके रेजिड्यू कह लीजिए जो मुझे नहीं चाहिए वेफर में, उन सबको भी बाहर निकालना वेंटिलेटर से। तो ये काम होता है N2 का एज अ कैरियर गैस, ठीक है। आपका N2 जो होता है वो कैरियर गैस होता है, उसका काम सिर्फ लेना, मतलब यहाँ से ले जाने का है, और वहाँ तक जो बच्चों में जो वहाँ से जो आपके OCl3 वाला जो पार्ट रहेगा, जो फॉस्फोरस तो यहीं चाहिए मुझे सिलिकॉन वेफर में, फॉस्फोरस बाहर नहीं जाएगा, ठीक है, क्योंकि फॉस्फोरस सिलिकॉन के साथ जल्दी से कनेक्शन बना लेगा, क्योंकि फॉस्फोरस की सिलिकॉन के साथ एफिनिटी ज़्यादा है, उसका कनेक्शन ज़्यादा बनता है, तो वो जल्दी से इन दोनों को छोड़ेगा, OCl3 को और सिलिकॉन के साथ कनेक्शन बना लेगा। पर आपका जो OCl3 है उसे N2 अपने साथ ही बाहर लेके चले जाएगा वेंट से। पर ऐसा हम कंफर्म नहीं कह सकते 100% कि OCl3 ज़रा भी यहाँ पे रिएक्ट नहीं करेगा। N2 एक इनर्ट गैस है, N2 रिएक्ट नहीं करेगा, ठीक है। पर OCl3 का हम कुछ कह नहीं सकते, हो सकते हैं उसके कुछ आयंस, कुछ एटम्स यहाँ पे वेफर पे आ जाए,
वो हो सकता है, ठीक है। तो वो थोड़ा सा दिक्कत करता है हमारे लिए, पर आयन इम्प्लांटेशन में हम इस दिक्कत से बच जाते हैं। जो बाकी कंटेमिनेंट्स मतलब जो हम नहीं चाहते थे, जो अशुद्धि, जो दूसरी तरह की अशुद्धि हमें नहीं चाहिए थी, वो भी यहाँ पे आ जाती हैं। तो उससे बचने के लिए हम जाते हैं आयन इम्प्लांटेशन में। तो आयन इम्प्लांटेशन में हम इस दिक्कत से भी बच जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा होता है। पहला डिपोजिशन स्टेप, दूसरा आपका ड्राइव इन स्टेप। डिपोजिशन में डिपॉजिट किया जाता है, ड्राइव इन में सप्लाई रोक दी जाती है और SiO2 की लेयर बना दी जाती है, ठीक है। तो इस तरह से आपका पूरा डिफ्यूजन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। यही आपका डिफ्यूजन प्रोसेस था। आयन इम्प्लांटेशन में ज़्यादा बेटर यहाँ पे आपको लेटरल मूवमेंट कम दिखता है, वर्टिकल मूवमेंट ही दिखता है, लेटरल ज़्यादा नहीं दिखता। और एक चीज़ और, डिफ्यूजन में कंसंट्रेशन ऑफ आयन्स जो होंगी वो ज़्यादातर सरफेस के पास होंगी, ठीक है। ये सिंपल है, जैसे आप किसी चद्दर में या सॉरी अपने बेड पे पानी गिरा दें तो सरफेस पे सबसे ज़्यादा गीलापन नज़र आएगा, नीचे जाके गीलापन धीरे धीरे मतलब उतना नीचे नहीं मिलेगा, ठीक है। ज़्यादातर आपको पर हाँ सरफेस से धीरे धीरे करके नीचे की तरफ ज़रूर जाएगा, पर वो बहुत डीप पे नहीं मिलेगा, वो कहीं ना कहीं टॉप के पास ही मिलने वाला है आपको गीलापन, ठीक है। इस तरीके से समझिए उसे डिफ्यूजन को। पर वहीं पे अगर कोई गोली मार रहा होता है उस पर गद्दे पे जो भी है, तो वो गोली ऊपर नहीं होती फिर, ठीक है, वो कहीं ना कहीं बीच में जाके होती, ठीक है, ज़्यादा तादाद बीच में मिलती। तो आज के लिए इतना ही, दैट्स इट, थैंक यू सो मच।